हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 118 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे आदित्य एल1 मिशन के बारे में। देन हम जानेंगे एक स्पीसीज नोबल हेलन बटरफ्लाई के बारे में, चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, एक स्कीम मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे T+1 सेटलमेंट्स के बारे में। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल किससे संबंधित है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ एक स्पीसीज एशियन गोल्डन कैट के बारे में भी चर्चा करेंगे। एम सेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो नेचुरल जो रिब्राइन सेंट्स होती है उससे किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका आदित्य एल1 मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि ऑब्जर्व करेगा सन एंड सोलर कोरोना को। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको इंसर्ट किया जाएगा हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांजियन पॉइंट L1 के अंतर्गत, जो कि पार्ट है सन अर्थ सिस्टम का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको प्रोपेल्ड किया जाएगा GSLV मार्क 3 के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि ऑब्जर्व करेगा सन एंड सोलर कोरोना को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको इंसर्ट किया जाएगा, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है आदित्य L1, तो इसको इंसर्ट किया जाएगा हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांजियन पॉइंट L1 के अंतर्गत, जो कि पार्ट है सन अर्थ सिस्टम का, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको प्रोपेल्ड किया जाएगा, यानी कि इसको प्रक्षेपित किया जाएगा GSLV मार्क 3 के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको जो प्रोपेल्ड किया जाएगा वह PSLV XL के द्वारा किया जाएगा, ना कि GSLV मार्क 3 के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा B1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। इसरो के चेयरमैन ने यह कहा है कि जो मिड 2023 में जो इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है जो कि बंगलुरु में स्थित है, तो इसके द्वारा जो प्राइमरी पेलोड है आदित्य L1 मिशन का, जिसका नाम है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, तो इसने हैंड ओवर कर दिया है इसरो को। अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि ऑब्जर्व करेगा सन एंड सोलर कोरोना को। अगर हम बात करें सोलर कोरोना के बारे में, तो जो सन की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको सोलर कोरोना कहा जाता है। और जब आप सन का जो इक्लिप्स होता है, तो उसमें जब आपको सन की जो इसमें आउटर लेयर पर जो वाइट लेयर देखने को मिलती है, तो उसको ही सोलर कोरोना इसके अंतर्गत कहा जाता है। इसके अलावा साइंटिस्ट के लिए इसके बारे में एक मिस्ट्री है कि इसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, यानी कि जो सोलर कोरोना है, उसका टेम्परेचर जो अनदर जो सन है उससे वह काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो सन के अंतर्गत जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू, तो वह उसके कोर पर होती है, जबकि इसका टेम्परेचर इसके कोर पर ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि उसका जो टेम्परेचर पूरे सन में जो ज़्यादा होता है वह सोलर कोरोना के अंतर्गत होता है। तो ये एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए, इसके कारण से ही आदित्य L1 के माध्यम से इसकी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक इंसर्ट किया जाएगा जो हेलो ऑर्बिट है अराउंड द लैग्रांजियन पॉइंट L1 के अंतर्गत, जो कि पार्ट है सन अर्थ सिस्टम का, जो कि अर्थ से लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा जो PSLV XL के द्वारा। अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन के सिग्निफिकेंस के बारे में, तो ये प्रोवाइड कराएगा इसकी इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करेगा, जो कोरोनल हीटिंग है, जो कोरोनल जो मास इजेक्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ से जो सोलर फ्लेयर्स जो जनरेट होती हैं, जो सौर पवनें जनरेट होती हैं, तो उसके बारे में ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये वहाँ के जो इंस्टीट्यूट जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व करेगा और वहाँ का जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसके संबंध में डेटा भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा ये वहाँ के जो स्पेस वेदर है उसकी स्टडी करने में और साथ ही साथ जो कोरोना के जो अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको भी मेजर करने में ये सहायक होगा। अगर हम बात करें, ये तो हमारा आदित्य L1 मिशन है इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें अदर सोलर मिशंस की, तो नासा का जो स्पार्कर सोलर प्रोब है वह नासा के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर एंड हेलोस्फेरिक जो ऑब्जर्वेटरी है वह इसमें स्थापित की गई है। इसके अलावा चाइना का जो कोफू-1 जो सोलर प्रोब है वह इसके अंतर्गत सोलर की स्टडी के लिए इसमें प्रक्षेपित किया गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें लैग्रांजियन पॉइंट के बारे में, तो इस लैग्रांजियन पॉइंट में वह पॉइंट होता है जिसके अंतर्गत जो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है टू लार्ज मासेस, जिसके अंतर्गत हम इसमें देख सकते हैं टू लार्ज मासेस, एक तो सन हो गया और एक हमारी अर्थ हो गई। तो इन टू लार्ज मासेस का जो भी आपका ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, यानी कि जो ग्रेविटी जो खींचती है, तो इसके अंतर्गत वहां पर ये बराबर हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसके अलावा जो आपका जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसके अंतर्गत ये दोनों का जो प्रभाव है लैग्रांजियन पॉइंट वन के अंतर्गत, और भी जो अनदर इसके अंतर्गत लैग्रांजियन पॉइंट है, तो उसके अंतर्गत ये एक तरीके से नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल को। और इसके अंतर्गत जो प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है वहाँ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि जो वहाँ का अभिकेंद्रीय बल होता है, जो कि वहाँ पर उसके अराउंड जो हेलो ऑर्बिट होती है उसमें अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट स्थापित की जाए तो वह उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए रिक्वायर होता है, तो उसके लिए जनरेट करती है, जिसके कारण से इसके जो अराउंड वह जो पार्टिकल्स होंगे या जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वे इसके अराउंड इसमें मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें L1 की, तो इसका एडवांटेज ये है क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्लिप्स का प्रभाव होगा यानी कि जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा इस पर नहीं पड़ता, जिसके कारण से हम ऑल द टाइम इसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। अगर हम बात करें अब हमारी अर्थ और सन के जो लास्ट जो मार्सेस हैं, तो उसमें हमारे 5 लैग्रांजियन पॉइंट है, जो कि आपके 3 हैं वो अनस्टेबल हैं, जैसे कि L1, L2 एंड L3, जो कि लाए करते हैं अलोंग द जो कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस हैं उसमें। साथ ही साथ 2 स्टेबल हैं जो कि एक तरीके से परपेंडिकुलर हैं इन लार्ज मासेस के, L4 एंड L5। इनको कहा जाता है स्टेबल और इनको कहा जाता है L1, L2 एंड L3 को अनस्टेबल। अगर हम बात करें इनके लोकेशंस की, तो जो L1 है जो आपके 2 लार्ज मासेस हो गए यानी कि जो सन और जो अर्थ हो गया, तो इनके बीच में जो आपका ये देखने को मिलेगा, तो ये इसमें L1, L2 एंड L3 ये आपके अलोंग द लाइन देखने को मिल रहे हैं और जो कि अनस्टेबल हैं। इसके अलावा जो L4 और जो L5 हैं इसके आपके परपेंडिकुलर इसको आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेबल इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये L1 जो लैग्रांजियन पॉइंट है, जो कि सोलर इक्लिप्स से ये पूरी तरीके से इनइफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वह इसलिए पड़ता है क्योंकि जो अर्थ है हमारी और जो सन है उसके बीच में जब मून आ जाता है तो उससे हमें सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम L1 की बात करें तो इसकी जो लोकेशंस होगी मून की, तो ये आपको यहाँ पर मून की लोकेशन देखने को मिलेगी, यानी कि जो ये जो अर्थ है और इसकी जो मून की लोकेशन है वह आपको कभी भी L1 के सामने ये आपको सन का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सोलर इक्लिप्स का जो प्रभाव है इससे पूरी तरीके से इनइफेक्टिव रहेगा L1 लैग्रांजे पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आदित्य L1 मिशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबल्स हेलन बटरफ्लाई से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नोबल हेलन जो बटरफ्लाई है एक तरीके की स्वैलो टेल बटरफ्लाई है जो कि डिसअपियर कर गई है, जो कि प्रीवियसली जहां पर जाना जाता था कि ये पाई जाती है जैसे कि म्यांमार, सदर्न चाइना के अंतर्गत, साथ ही साथ वियतनाम में, तो ये वहां पर नहीं बल्कि अब फर्स्ट टाइम इसको इंडिया के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो बटरफ्लाई है ये कंसिडर की जाती है वाइटल इंडिकेटर है वहाँ की जो स्टेट की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके लिए, और साथ ही साथ इसका ये की इकोसिस्टम जो फंक्शंस होता है उसके बारे में ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नामदाफा जो नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नोबल्स हेलन जो बटरफ्लाई है एक तरीके की स्वैलोटेल ये एक बटरफ्लाई है जो कि इसकी जो प्रीवियसली जो माना जाता था कि ये यहाँ पर पाई जाती है जैसे कि म्यांमार एंड सदर्न चाइना टू द वियतनाम, तो ये इसके अंतर्गत वहाँ नहीं देखी जाती और फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है भारत के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो बटरफ्लाई होती है एक तरीके से वाइटल इंडिकेटर मानी जाती है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्थिति को ये रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो नामदाफा जो नेशनल पार्क है जिसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोकेट किया गया है भारत में, तो जो नामदाफा जो नेशनल पार्क है इसको लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A, 1, 2 एंड 3।
चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। ये नोबल जो हेलन बटरफ्लाई है, ये जो बटरफ्लाई है इसको एक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर बटरफ्लाई है, जो कि एक नोबल हेलन यानी कि पेपलिनो ब्लेक के रूप में ये जानी जाती है। और ये 3 लोकेशंस में नामदफा नेशनल पार्क्स और जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसमें ये देखी गई। अगर हम बात करें नोबल हेलेंस की, तो ये एक स्वैलो टेल बटरफ्लाई है, जो कि इसकी जो प्रीवियसली जो नोन रेंजेस हैं म्यांमार, सदर्न चाइना टू द वियतनाम, तो इसमें ये डिसअपियर हो गई हैं और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंतर्गत इसको फर्स्ट टाइम देखा गया है। अगर हम बात करें ये जो स्पीसीज है जो क्लोजेस्ट है, एक जो पेपलिनो एंटोनियो जो कि फिलीपींस से है, साथ ही साथ ये जो कैरेक्टराइज होती है लार्जर जो डोर्सल जो वाइट स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो कॉमन है जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं और जो मध्यम ऊंचाई के जो मॉडरेट एलिवेशंस वाले जो नॉर्थर्न आइलैंड के अंतर्गत जो नॉर्थर्न थाईलैंड के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो बटरफ्लाई है ये कंसिडर की जाती है वाइटल इंडिकेटर, जो कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी की जो स्थिति है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें नामदफा नेशनल पार्क की, तो ये लाइस करता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन द म्यांमार विद द जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, साथ ही साथ जो कि अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट है। इसके अलावा जो नामदफा जो प्रोटेक्टेड एरिया है लोकेट करता है जो दाफा जो बम रिज है जो कि मिसमी हिल्स का पार्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत आती है उसके बीच में, साथ ही साथ पटकई रेंजेस के बीच में ये लोकेट करता है। इसके अलावा ये जो नेशनल पार्क है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है इंडो म्यांमार चाइना ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन है ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत, और ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1983 में। अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो ये जो ज्योग्राफिकल जो सब ट्रॉपिकल जोन्स हैं इसके अंतर्गत जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हमको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ की जो नामदफा नेशनल पार्क है उसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये केवल एक ऐसा पार्क है जो कि आपकी जो 4 फेलाइन जो स्पीसीज होती हैं बिग कैट्स की, तो ये चारों स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको टाइगर भी देखने को मिलेगा, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, साथ ही साथ क्लाउडेड लियोपार्ड भी, ये चारों स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं नामदफा नेशनल पार्क में। ये और एक ओनली यानी कि एक केवल एक ऐसा पार्क है यहाँ पर आपको चारों स्पीसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम टाइगर की बात करें तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और साथ ही साथ जो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड जो लियोपार्ड हैं, ये तीनों ही आपके वल्नरेबल स्थिति में हैं। इसके अलावा जो नामदफा नेशनल पार्क है उसका जो हुलॉक गिबन्स है ये यहाँ पर हाईली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि एप स्पीसीज है, तो यहाँ पर ही ये केवल इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा ये फेमस है फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है नामदफा जो फ्लाइंग स्क्वायरल है उसके लिए। इसके अलावा इसके अगर हम फ्लोरा की बात करें तो जो सैप्रिया हिमालयन अमेनोटैक्सस इस तरीके की यहाँ पर फ्लोरा ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर फोना की बात करें जो कि हमने बात कर ली, स्नो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड और जो कॉमन लियोपार्ड यहाँ पर टाइगर, रेड पांडा, हिमालयन बियर, डोलेस और जो वॉल्व्स होती हैं हुलॉक गिबन्स, हॉक डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर बिग कैट्स की चारों प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वह ऐसा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नोबल हेलन बटरफ्लाई से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट चीता है इसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2020 में, और जिसका उद्देश्य है कि री इंट्रोड्यूस करना लगभग कम से कम 100 चीता को नेक्स्ट 5 ईयर में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एनटीसी है यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी नोडल एजेंसी है जिसको ऑथराइज किया गया है इसकी फंडिंग के लिए, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के सुपरविजन के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसके अंतर्गत अप्रूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2020 में, जिसका उद्देश्य है कि री इंट्रोड्यूस करना एटलीस्ट 100 चीता को नेक्स्ट 5 ईयर के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत एटलीस्ट 50 चीतास को री इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट 5 ईयर में, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि जो अफ्रीका से एशिया के अंतर्गत जो लार्ज जो कार्निवोर है, जिसके अंतर्गत चीता को अगर हम कार्निवोर के रूप में देखें तो ये एक लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो एनटीसीए है
जो कि टाइगर से संबंधित ये उसकी फंडिंग या सुपरविजन करती है, तो इसको चीता के लिए भी नोडल एजेंसी इसके अंतर्गत बनाया गया है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो साउथ अफ्रीका से एक जो एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत 12 चीता को और लाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत, और ये जो चीता होंगे लगभग फरवरी मार्च 2023 तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले सितंबर 2022 में भी कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत 8 चीता को लाया गया था, और ये लाया गया था नामीबिया से, और अब कहां से लेके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो इसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में, जिसका उद्देश्य है कि री इंट्रोड्यूस करना कम से कम 50 चीता को ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर में। अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर है, जो कि इस तरीके से ट्रांसलोकेट कर रहा है एक वाइल्ड कार्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है, साथ ही साथ फॉर द फंडिंग, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के सुपरविजन के लिए। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, चीता के रिस्टोरेशंस की, तो ये रिस्टोर करेगा वहाँ का जो ओपन फॉरेस्ट है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत, साथ ही साथ ये कंजर्व करेगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, इन्हेंस करेगा वहाँ की इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आदि को, साथ ही साथ इन्हेंस करेगा वहाँ की जो आजीविका संबंधी जो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी जो रहती है उनके इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म जो एक्टिविटी बढ़ेगी इन चीता के कारण, तो उसके कारण से उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ जो चीता होता है एक कीस्टोन स्पीसीज होती है। कीस्टोन स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो कि उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से वह रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर इसको नुकसान होगा तो पूरी बायोडाइवर्सिटी वहां पर खतरे में पड़ जाती है। अगर हम बात करें, ये जो कीस्टोन स्पीसीज है, यहाँ के जो ड्राई फॉरेस्ट है, यहाँ की जो झाड़ियों के जो फॉरेस्ट है जिसको सवाना कहा जाता है, तो उसके लिए ये एक कीस्टोन स्पीसीज कही जाती है। इसके अलावा ये एक ओनली लार्ज वाइल्ड मैमिलिया है, जो कि स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था भारत में, और लास्ट टाइम इसको लगभग 1952 में इस चीता को भारत में देखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इसमें 2 तरीके की प्रजाति होती है, एक होता है अफ्रीका चीता और एक होता है एशियाटिक चीता। भारत में जो प्रजाति एक्सटिंक्ट हुई थी वह थी एशियाटिक चीता, और ये पूरे वर्ल्ड में काफी कम मात्रा में ये रह गए हैं। इसके अलावा इनके कंपैरिजन के बारे में देखें तो जो अभी भारत में जो लेकर आए हैं, जैसे 8 जो नामीबिया से लेके आए हैं और जो साउथ अफ्रीका से 12 और लेकर आ रहे हैं, तो वे अफ्रीकन चीता हैं, ना कि एशियाटिक चीता। हालांकि पहले हमारी बात चल रही थी कि ईरान से, क्योंकि अभी ये जो एशियाटिक चीता है केवल ईरान में पाए जाते हैं, लेकिन ईरान ने इस तरीके से हमारा उससे एमओयू साइन नहीं हो पाया, इसलिए अफ्रीकन चीता को ही भारत में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन की, तो इसका जो आयुष्यन स्टेटस है अफ्रीकन चीता का, तो वह वल्नरेबल है, जबकि जो एशियाटिक चीता है काफ़ी कम संख्या में है, तो उनको क्रिटिकल ई इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसके अलावा जो साइट्स की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1 में आते हैं अफ्रीकन चीता, जबकि जो एशियाटिक चीता है वह भी अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे, और ये वाइल्ड में यानी कि जंगलों में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 6500 से लगभग 7000 तक बीच में इनकी संख्या है। जबकि ये जो है आपके एशियाटिक चीता लगभग 40 से 50 ही ये एक रह गए हैं, और ये केवल आपके ईरान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये बिगर होते हैं, जो अफ्रीकन चीता होते हैं इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। इसके अलावा जो एशियाटिक चीता होते हैं ये छोटे होते हैं जो अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में, और इसमें जो कई सारे फर पाए जाते हैं, और इसमें जो इसका जो हेड होता है काफ़ी स्मॉल होता है, और इसमें लॉन्गर नेक होती है, और यूजुअली इसकी जो आइस होती हैं वह रेड आइस होती हैं, और ये एक तरीके से आपको कई तरीके से आपको कैट लाइक अपीयरेंस देखने को इसके अंतर्गत मिलता है। तो ये हमने देखा अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। इसमें ध्यान रखिएगा जो अफ्रीकन चीता है वह बड़ा साइज होता है एशियाटिक चीते के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर जो चीता रेंजेस हैं कंट्रीज, अगर हम बात करें नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या इन अफ्रीका, और साथ ही साथ जो ईरान एंड इंडिया भी एशिया के अंतर्गत ये अब री इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। इसके अलावा चीता से संबंधित ही एक और न्यूज है जिसके अंतर्गत जो वन ऑफ द जो 8 चीता है, यानी कि जो 8 चीता लेके आए थे नामीबिया से, तो उनमें से एक चीता जो कि एक तरीके से जो कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत है, इसमें जो डिटेक्ट किया गया है एक डिसीज, यानी कि उसको एक लीवर इन्फेक्शन हुआ है
एफेटोरिनल। ये जो इन्फेक्शन है हेपेटोरिनल, तो ये एसोसिएटेड है उसकी किडनी और लीवर के इन्फेक्शन से। अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क की, तो जो कूनो नेशनल पार्क है एक नेशनल पार्क है इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। अगर हम बात करें ये पार्ट है, यहाँ पर जो कथियार जो गिर ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है उसका ये पार्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हेल्दी पॉपुलेशंस है चीतल की, सांबर की, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा एंड कैटल्स की। इसके अलावा ये जो कूनो रिवर यहाँ से फ्लो करती है, जो कि एक तरीके से मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। इसके अलावा ये जो आपकी जो कूनो रिवर है वो इस जो होल लेंथ ऑफ द जो नेशनल पार्क डिवीजन है तो उसको डिवाइड करती है इन द 2 पार्ट्स में बाय द कूनो रिवर के द्वारा। अगर हम बात करें ये कूनो एक पोटेंशियल है कैरी द पॉपुलेशन ऑफ ऑल जो 4 इंडिया के जो बिग कैट्स हैं उसके लिए ये यहाँ पर कैरी कर सकती है। इसके अलावा एशियाटिक लॉइन को भी यहाँ पर रिलोकेट करने का प्लान अभी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट चीता से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजिकल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये उन क्लासेस होते हैं मेडिसिन्स के जो कि प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इन अ लिविंग सिस्टम, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स के द्वारा। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बायोलॉजिकल्स हैं ये जनरली प्रोटीन होते हैं जो कि प्यूरिफाइड होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो बायोलॉजिकल्स होते हैं एक तरीके से उन क्लासेस होती है मेडिसिन्स की जो कि प्रोड्यूस होती है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इन अ लिविंग सिस्टम्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये जनरली प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये जो प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं लिविंग सेल्स के होते हैं, ना कि प्लांट से। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने इनॉग्रेट किया है एक नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स को। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल्स की तो ये उन क्लासेस को संदर्भित करता है, उस मेडिसिन्स की क्लासेस को बताता है जो कि प्रोड्यूस होती है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इन द लिविंग सिस्टम्स के अंतर्गत, जैसे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्लांट सेल्स हो सकते हैं या एनिमल सेल्स इसके अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है वैक्सीन्स को, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या इम्यून जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूस होते हैं डिराइव फ्रॉम द जो ह्यूमन ब्लड और प्लाज्मा से जो ड्राइव किए जाते हैं उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल्स की तो ये जनरली प्रोटीन होते हैं जो कि प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं लिविंग कल्चर सिस्टम या ब्लड सिस्टम का, जबकि अदर जो मेडिसिन्स होती हैं वे कंसिडर की जाती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ ये जो ये बनी होती हैं सिंथेटिकल रूप में, और ये जो होती हैं प्यूरिफाइड फ्रॉम द प्लांट्स होती हैं। तो जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये जनरली प्रोटीन होते हैं और ये प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं लिविंग कल्चर्स या आपके सिस्टम फ्रॉम द ब्लड्स के। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मॉन्यूमेंट जो मित्रा है ये जो टर्म है कॉइन की गई है एक एंटिटी के रूप में जो कि पार्टनरशिप करेगी गवर्नमेंट के साथ अंडर द एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत अर्लियर, साथ ही साथ इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सेट किया गया है कि टारगेट किया गया है कि हैंडओवर करेंगे 500 साइट्स अंडर द जो रीमैम्ड जो मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम है उसके अंतर्गत बाय द एंड ऑफ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है जो कि 15 अगस्त 2023 को समाप्त होना है उसके अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मॉन्यूमेंट मित्रा है ये एक जो टर्म कॉइन की गई थी एक एंटिटी के रूप में जो कि पार्टनरशिप करेगी विद द गवर्नमेंट अंडर द एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है।
इसके अलावा इसको जो अर्लियर अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको जो अर्लियर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत किया गया था और फिर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो पहले ये टूरिज्म के अंतर्गत था, अब ये किस में आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो टारगेट है कि हैंड ओवर करेगा लगभग 500 साइट्स अंडर द रीवैम्प जो मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम है उसके अंतर्गत एंड ऑफ द आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो एंड होगा 15 अगस्त 2023 को, उसके अंत तक। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। ये इसके अंतर्गत जो मॉन्यूमेंट मित्रा इस जो स्कीम है इसको रिवैम्प किया गया है और जिसके अंतर्गत जो इनेबल करेगा प्राइवेट फर्म्स को, जो कि पार्टनर करेगा, जो कि इसमें जो अपकीप करेगा 1000 जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको। तो मतलब इसको जो 500 थे उसको बढ़ाने कर इसमें 1000 करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के बारे में, तो ये जो टर्म है कॉइन की गई थी एक एंटिटी के रूप में, जो कि पार्टनरशिप करेगी विद द गवर्नमेंट अंडर द एडॉप्ट अ हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत। इसको लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत अर्लियर, लेकिन इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको डेवलप किया जाए, हेरिटेज को डेवलप किया जाए, साथ ही साथ उसको एक टूरिस्ट साइट के रूप में अक्रॉस द इंडिया उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा और जिसके अंतर्गत इनवाइट किया जाएगा कॉर्पोरेट एंटिटीज को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स भी इसके अंतर्गत एडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी हेरिटेज को। अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो इसमें जो टारगेट सेट किया है कि 500 साइट्स हैं अंडर द रीवैम्प जो मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम है बाय द एंड ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि 15 अगस्त को समाप्त होना है, तो उस तक इसको 500 साइट्स इसके अंतर्गत इसमें दे दी जाएंगी कॉर्पोरेट एंटिटीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये एक अलग न्यूज है जिसके अंतर्गत एक अर्जेंट नीड है। इसमें एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है इनके लिए एक अर्जेंट नीड है, इनको रैशनलाइज किया जाए। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें करंटली इंडिया के अंतर्गत लगभग 3695 जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं जो कि अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंतर्गत ये आते हैं, जो कि एक एक्ट है AMASR जो एक्ट है 1958 का, उसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उस वह रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसका उत्तरदायित्व है कि इनको प्रोटेक्ट करे, इनको कंजर्व करे, साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस सुनिश्चित करे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कुछ कंसर्न्स जताए गए हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इसके सिलेक्शन में एरर है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑफ द जो करंट जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है इनके अंतर्गत ये एक तरीके से कुछ ऐसे इसमें चूज किए गए हैं जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अलावा इसमें जो माइनर जो मॉन्यूमेंट्स हैं कंसीडर किए जाते हैं MNI के रूप में, जैसे कि एग्जांपल देखें तो ग्रेव्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के, तो उनको भी एक तरीके से माइनर मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत इनको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो मूवेबल जो एंटिक्विटीज़ हैं जिसके अंतर्गत ट्रीट किए जाते हैं MNI के रूप में, जैसे कि अगर हम बात करें स्टैंड अलोन जो एंटिक्विटीज़ हैं जैसे कि स्कल्पचर्स हैं या पीसेस हैं या स्टैचूज हैं या कैनन्स हैं, इसके अंतर्गत मूवेबल एंटिक्विटीज़ के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं अनट्रेसेबल हैं, यानी कि अभी भी इनके अंतर्गत मिसिंग देखने को मिलते हैं। अराउंड लगभग 50 जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमें मिसिंग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 60% जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपको 5 स्टेट में ही देखे जाते हैं, जैसे कि यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, MP एंड महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें जो एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, वह अपर्याप्त है इनके कंजर्वेशन और इनके मेंटेनेंस के लिए। और इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो डेफिनेशन है टर्म, यानी कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस जो इसको स्थापित किए जाते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो डेफिनेशन है वह एक काफ़ी ज़्यादा वेग है। इसके अलावा इसमें जो सब्सटैंटिव जो प्रोसेस होनी चाहिए या जो क्राइटेरिया इसके अंतर्गत होनी चाहिए AMASR एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1958 का एक्ट है, या जो नेशनल पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन 2014 है, तो उसके अंतर्गत क्राइटेरिया का भी अभाव देखने को मिलता है।
इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस भी इनके द्वारा दी गई हैं कि एएसआई को इसके अंतर्गत जो सब्सटैंटिव जो क्राइटेरिया है जो कि निश्चित नहीं है, तो उसको एक सब्सटैंटिव क्राइटेरिया इसके अंतर्गत सुनिश्चित करना चाहिए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। इसके अलावा अमेंड किया जाना चाहिए जो एएसआर जो एक्ट है 1958 का, और उसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर, जिसके कारण से डिफाइन कर सके कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं क्या। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस हैं उनको स्टेट को दे दिए जाने चाहिए, और रिमूव कर दिया जाना चाहिए जो स्टैंड अलोन जो एंटिक्विटीज हैं जिसके अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, तो इनको इसके अंतर्गत से हटा दिया जाना चाहिए। और जो डीनोटिफाई किया जाना चाहिए जो कि 50 से ज़्यादा जो मिसिंग हैं, जो अनट्रेसेबल हैं, जो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे, तो उनको इसके अंतर्गत डीनोटिफाई कर दिया जाना चाहिए। और इसमें जो माइनर मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी डीनोटिफाई इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो न्यू मॉन्यूमेंट्स हैं उसका जो जोग्राफिकल इम्बैलेंसेस हैं उसके अंतर्गत जो इंक्रीज जो फंड एलोकेशंस है उसके अंतर्गत सुनिश्चित उनके लिए किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, अगर हम उसके क्राइटेरिया की बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया डिक्लेरेशन का होता है मॉन्यूमेंट एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत, तो जो एक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होने चाहिए या जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होनी चाहिए जो कि कम से कम ये इसमें 100 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो स्पेशल जो हिस्टोरिकल और जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, और इसके अलावा जो इंटरेस्टेड जो पब्लिक हो इसके अंतर्गत जो मेजर ऑब्जेक्शंस और डिक्लेयर कर सके नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत, तो इसको इस तरीके के क्राइटेरिया के अंतर्गत उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका T+1 सेटलमेंट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया इसमें सेकंड कंट्री बन गया है जो कि जिसने स्टार्ट किया है T+1 सेटलमेंट साइकिल को। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो T+1 जो सेटलमेंट साइकिल होती है इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेड रिलेटेड जो सेटलमेंट्स है वह विद इन द वीक यानी कि एक वीक के अंतर्गत ये कंप्लीशन हो जाएगा ऑफ द ट्रांजेक्शन के बाद। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो पेपर पब्लिश्ड हुआ उसके अनुसार जो सेबी ने जो T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है ये एक तरीके से रिड्यूस कर देगी टाइम फ्रेम, साथ ही साथ ये रिड्यूस कर देगी जो फ्री अप कैपिटल है जो कि रिक्वायर होती है फॉर द कोलेक्टराइज के लिए, तो इस रिस्क को भी इसके अंतर्गत कम किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है वर्ल्ड के अंतर्गत जिसने स्टार्ट किया है T+1 सेटलमेंट साइकिल को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट इसके अंतर्गत चाइना है और सेकंड पर भारत बन गया है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो T+1 सेटलमेंट्स है इस साइकिल के अंतर्गत जो ट्रेड रिलेटेड जो सेटलमेंट्स है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके एक वीक के अंतर्गत इसका जो ट्रेड रिलेटेड जो सेटलमेंट इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें विद इन अ वीक नहीं बल्कि विद इन अ डे यानी कि 24 आवर के अंतर्गत इसके अंतर्गत ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि सेबी के एक पेपर रिलीज किया गया है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है ये एक तरीके से आपकी कम ये जो टाइम फ्रेम है उसको तो रिड्यूस करेगी ही, साथ ही साथ इसमें जो कैपिटल रिक्वायर होती है कोलेटरलाइज के लिए तो उसकी वो भी कम करेगी और साथ ही साथ रिस्क भी इसके अंतर्गत कम करेगी। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो T+1 सेटलमेंट है। आफ्टर द चाइना इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंतर्गत जिसने शुरू किया है T+1 सेटलमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें T+1 प्लान की तो T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब ये होता है कि जब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है यानी कि कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन होने के बाद विद इन द डे यानी कि 24 आवर के अंतर्गत ही ट्रेड रिलेटेड जो सेटलमेंट इसके अंतर्गत हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अंडर द T+1 अगर कस्टमर कोई भी इस तरीके से शेयर खरीदता है वेडनेसडे को तो उसका जो क्रेडिट हो जाएगा ये शेयर क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वेडनेसडे को कर देगा तो उसके ट्रांजेक्शन के विद इन द 24 आवर तो इसका जो शेयर होगा उसके डीमेट अकाउंट के अंतर्गत थर्सडे के अंतर्गत आकर जुड़ जाएगा। इसके अलावा ये डिफरेंट है जो कि T+2 सेटलमेंट होता है जिसके अंतर्गत जैसे कि अगर वो खरीदता है शेयर वेडनेसडे को तो उसका जो सेटलमेंट होगा ट्रेड रिलेटेड यानी कि उसके डीमेट अकाउंट के अंतर्गत जो भी शेयर आएगा वह फ्राइडे को रहेगा।
तो यानी कि 2 दिन बाद आएगा। तो ये हमने T+1 इसके अंतर्गत अडॉप्ट कर लिया है। इससे फायदे क्या होंगे अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें जो लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंतर्गत वह इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो T+1 जो सेटलमेंट है एक तरीके से फास्टर सेटलमेंट करेगा, जो कि इंप्रूव कर देगा लिक्विडिटी इन द मार्केट। साथ ही साथ मार्केट को सेफ बनाएगा, क्योंकि अगर जो अकॉर्डिंग टू द पेपर जो पब्लिश किया गया है सेबी के द्वारा, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है ये एक तरीके से रिड्यूस करेगा, जो कि टाइम फ्रेम है, क्योंकि एक दिन के अंतर्गत ही इसके अंतर्गत ट्रेड रिलेटेड जो सेटलमेंट हो जाएगा, जो कि रिड्यूस करेगा फ्री अप कैपिटल्स को, जो कि आपका कोलेटरलाइज इसके अंतर्गत आपको जमा करानी पड़ती है उसको फ्री कर देगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत रिस्क भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ये रिड्यूस करेगा सेटलमेंट रिस्क को, जो कि आपके एक तरीके से नैरोअर जो सेटलमेंट साइकिल है, यानी कि एक दिन की जो सेटलमेंट साइकिल है इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो ये इसमें जो नैरोअर का जो टाइम विंडो है ये एक तरीके से काउंटर पार्टी जो इंसॉल्वेंसी की गतिविधि होती है या जो बैंकरप्सी की जो गतिविधि होती है, तो उससे उसको सेव करेगा, और ये एक तरीके से सेटलमेंट ऑफ ट्रेड को भी इसमें तीव्र गति से निपटाने में सहयोग करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये इसका जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ऑपरेट करते हैं डिफरेंट जोग्राफीज के अंतर्गत, जिसके कारण से इन्होंने एक इशू रेज किया है, जो कि टाइम जोन इसके अंतर्गत डिफरेंट होता है, जिसके कारण से जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो प्रोसेसेस हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स उनके अंतर्गत उनको आ सकती है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो डिफिकल्ट होगा कि उनको जो नेट इंडिया का जो एक्सपोजर है इन द डॉलर टर्म्स, तो एट द एंड ऑफ द डे अंडर द T+1 सिस्टम के अंतर्गत तो उनको इसके अंतर्गत काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत एक दिन में इस तरीके से डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करना ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। साथ ही साथ इनके जो टाइम जोन्स होते हैं हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार इसमें एक दिन का जो समय देना ये काफ़ी इनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस कारण से इनके द्वारा इसको अपोज किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया T+1 सेटलमेंट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो कि प्रयत्न करता है कि बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत शामिल है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल है एक वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा, जहां पर सारे आपके लॉजिस्टिक्स हैं स्टेक होल्डर्स रहेंगे, साथ ही साथ इंटीग्रेट कर सकेगा, उनको ईजियर और स्पीडियर और कॉम्पिटिटिव सर्विस इनके अंतर्गत प्रमोट की जाएगी ट्रेड एंड ग्रोथ के लिए। इसके अलावा ये जो ओपन प्लेटफॉर्म होगा जो कि अलाउ करेगा को एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए, और प्रोवाइड कराएगा उनको जो एग्जिम रिलेटेड जो सर्विसेज हैं इंडिपेंडेंटली, और जो कंबाइन करेगा डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस उनके लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, जो कि एक तरीके से चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा, जो कि सभी लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं या जो इंटीग्रेट करेगा ईजियर जो स्पीडियर और जो आपके कॉम्पिटिटिव सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि प्रमोट हो सकेगी ट्रेड एंड ग्रोथ को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये एक तरीके का ओपन प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर आपके जो मल्टीपल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एक जगह पर आकर इसके अंतर्गत शामिल हो सकेंगे, जो कि इनको प्रोवाइड कराया जाएगा जो एग्जिम रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं इंडिपेंडेंटली इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही साथ डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A, 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल है मराइन का। इसके अंतर्गत ये जो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको इनॉग्रेट किया है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मराइन इन न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो कि हमने बात की, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो नेशनल जो लॉजिस्टिक पोर्टल होगा एक तरीके से वन स्टॉप मार्केट
प्लेस होगा, जो कि सारे लॉजिस्टिक जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर शामिल हो सकेंगे, इंटीग्रेट कर सकेंगे ईजियर और स्पीडियर वे में। साथ ही साथ इनको जो कॉम्पिटिटिव सर्विस यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा ये एक तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म होगा जो कि अलाउ करेगा यहाँ पर मल्टीपल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये यहाँ पर आकर शामिल हो सकते हैं और उनको प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जिम रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल होगा ये एक सिंगल विंडो होगा फॉर द ऑल ट्रेड प्रोसेसेस के लिए और द जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स के अंतर्गत हैं। साथ ही साथ ये स्प्रेड करेगा अक्रॉस द कंट्री, कवर करेगा ऑल मोड्स ऑफ द जो ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि वाटर बेस, रोड बेस या एयर बेस इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अलोंग विद जो ई मार्केट प्लेस है उसको भी ये एक तरीके से उसको कवर करने का प्रयास करेगा। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे सारे जो लॉजिस्टिक्स हैं, चाहे वह वाटर बेस हो, रोड बेस हो, एयर बेस हो, तो उसको इसके अंतर्गत इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियन गोल्डन कैट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक वाइल्ड कैट है जो कि अकर करती है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत और ये लिस्टेड है वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको फायर कैट के रूप में जाना जाता है थाईलैंड में। साथ ही साथ बर्मा के अंतर्गत इसको फायर कैट इसको थाईलैंड एंड बर्मा के अंतर्गत जाना जाता है। साथ ही साथ रॉक कैट जाना जाता है चाइना के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्पीसीज है एसोसिएटेड है वेटलैंड्स जो होते हैं या जो आपके स्वयम्स यानी कि कीचड़ वाले जो मार्सी जो इलाके होते हैं या जो ऑक्सबो लेक के अंतर्गत ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत ये इनहेबिट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक वाइल्ड कैट है जो कि एक तरीके से अकर करती है साउथ ईस्ट एशिया और जो कि लिस्टेड है वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत। तो ये अकर करती है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत, लेकिन ये वल्नरेबल नहीं बल्कि नियरली थ्रेटेंड है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फायर कैट के रूप में जाना जाता है थाईलैंड एंड बर्मा के अंतर्गत, जबकि रॉक कैट के रूप में जाना जाता है पार्ट ऑफ चाइना के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो स्पीसीज है ये आपके एसोसिएटेड हैं वेटलैंड्स इनहेबिट करते हैं जो आपके स्वयम्स और मार्सी एरियाज होते हैं और जो ऑक्सबो लेक और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो इलाके होते हैं वहां पर ये इनहेबिट करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले इलाके हो गए या जो डेसिडियस फॉरेस्ट वाले इलाके हो गए, तो वहां पर ये आपको एशियन गोल्डन कैट देखने को मिलेगी। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी इसमें रॉन्ग है, इसमें केवल सेकंड करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट ये जो फर्स्ट जो फोटोग्राफिक इसमें रिकॉर्ड किया गया है जो मेलनिस्टिक यानी कि जो गहरे रंग का जो एशियन गोल्डन कैट होता है जिसको जाना जाता है टेमिनिक कैट के रूप में इन द वेस्ट बंगाल। तो इसका फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड देखा गया वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। अगर हम बात करें एशियन गोल्डन कैट की तो ये एक मीडियम साइज की कैट होती है जो कि जिसके जो लेग होते हैं काफी ज्यादा लंबे होते हैं, मतलब रिलेटिवली लॉन्ग लेग्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको कैटोपुमा टेमिनिकी कहा जाता है। अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसको फायर कैट कहा जाता है जो कि हमने बात की थाईलैंड एंड बर्मा के अंतर्गत, जबकि रॉक कैट कहा जाता है पार्ट्स ऑफ चाइना के अंतर्गत। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो स्पीसीज है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत, नेपाल, तिब्बत टू द सदर्न जो चाइना है, सुमात्रा एंड इंडिया के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये जो प्रेफर करती है फॉरेस्ट हैबिटेट के अंतर्गत जो कि इंटरस्पेस्ड हो, जो आपके रॉकी एरियाज या जो डेसिडियस फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है तो उसके अंतर्गत ये उसका हैबिटेट करती है। साथ ही साथ इनका जो फर रेंजेस होता है कलर ये आपके सिनामोन कलर से ये वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन और आपके ग्रे एंड ब्लैक के रूप में भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये नियरली थ्रेटन्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखी गई इसको फोटोग्राफिक जो रिकॉर्ड देखा गया वो बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखा गया। अगर हम इसकी बात करें तो जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये लाइज करता है जो अलीपुरद्वार है जो सब डिवीजन है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, तो ये यहाँ पर लोकेट करता है। इसके अलावा ये नॉर्थन बाउंड्री बनाता है अलोंग विद द जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भूटान के साथ में।
साथ ही साथ इसका जो ईस्टर्न मोड जो एक्सटेंशन है वह एक्सट्रीम जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और रिप्रेजेंट करता है हाईली एंडेमिक इंडो मलायन जो रीजन है उसके लिए ये इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो इसका जो फ्रेगाइल जो तराई जो इकोसिस्टम इसके अंतर्गत पाया जाता है इस रिजर्व के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है सर्व करता है इंटरनेशनल कॉरिडोर के रूप में फॉर द एलिफेंट माइग्रेशन बिटवीन द इंडिया और जो भूटान के बीच में जो माइग्रेशन होता है एलिफेंट्स का, तो वह इसको सर्व करता है। साथ ही साथ ये रिजर्व है जो इनकम्पास करता है मैनी जो 8 फॉरेस्ट टाइप्स के अंतर्गत। इसमें जो आपके जो फ्लोरा टाइप हैं जो मेन स्पीसीज हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं साल, चैम्प, गैमर, सिमुल एंड चिकरासी इसके अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही साथ फोना की अगर हम बात करें तो एशियन एलिफेंट इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, टाइगर, गौर, वाइल्ड बोर जो होते हैं, सांबर, साथ ही साथ जो आपके वाइल्ड डॉग्स होते हैं जिनको डोले कहा जाता है तो वे भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ये लगता है ये भूटान के द्वारा जो कि एलिफेंट का जो एक तरीके से माइग्रेशन होता है इंडिया और भूटान के बीच में, तो इसको ये सर्व करता है बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत जो एमसेंड से संबंधित क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एमसेंड है ये प्रोड्यूस की जाती है क्रशिंग रॉक से और इसके अंतर्गत जो क्वेरी जो स्टोन्स होते हैं उसके माध्यम से, और इसमें जो साइज होता है इनका वह 150 माइक्रोन के आसपास होता है। इसके अलावा ये जो सैंड है क्लासिफाई की गई है एज अ मेजर मिनरल्स के रूप में अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एम सैंड है ये प्रोड्यूस की जाती है जो रॉक्स के क्रशिंग से, साथ ही साथ जो क्वेरी स्टोन्स होते हैं जो कि एक तरीके से इनका जो साइज होता है 150 माइक्रोन के आसपास होता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो सैंड है इसको क्लासिफाई किया जाता है मेजर मिनरल्स के रूप में, तो ये मेजर मिनरल्स के रूप में नहीं बल्कि माइनर मिनरल्स के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसलिए ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने लॉन्च किया है मैन्युफैक्चरिंग सैंड प्रोजेक्ट्स को। अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है जो प्रोसेसिंग है बेस्ड जो ओवरबर्डन होता है ओपन जो कास्ट माइन के अंतर्गत, तो ये जो ओपन जो बर्डन होता है उसके अंतर्गत जो एम सैंड इनिशिएटिव इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा। क्योंकि जो ड्यूरिंग द ओपन कास्ट जो माइनिंग के अंतर्गत जो ओवरलेइंग जो सॉइल इसके अंतर्गत होती है या जो रॉक्स होती है उसको रिमूव किया जाता है और इससे जो वेस्ट जो इसमें जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एक तरीके से ओवरबर्डन लेयर के रूप में इसको डंप कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो ओवरबर्डन जो रॉक्स होती है ये यूज की जाती है कि जो आपकी लैंड है जो या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए और जो रेलवे ट्रैक्स के लिए इसको यूज किया जाता है, उनको लेबलिंग अप करने के लिए लैंड के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स की, तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है क्रशिंग द रॉक्स और जो क्वेरी स्टोन्स होते हैं उनकी क्रशिंग के माध्यम से, और इसमें जो स्टेपलेट इनका जो साइज होता है वह 150 माइक्रोन के आसपास होता है और ये जो डिफरेंट होती है रिवर सैंड से। अगर हम बात करें सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 के बारे में, तो इसको प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइन के द्वारा और जो कि प्रयत्न करती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स है इसको जो क्रशिंग जो रॉक्स फाइन जो क्रस्टर जो डस्ट होती है उसके थ्रू बनाया जाए, और ये जो सैंड्स है ये आपकी जो ओवरबर्डन जो इसके अंतर्गत जो कोल माइंस के अंतर्गत जो देखा जाता है तो उससे इसको तैयार किया जाए। तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो कि 2018 में ये फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, तो उसके अंतर्गत इसको इस बात के लिए कहा गया था। अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या होंगे एम सैंड्स के, जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स होती है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस है, जो कि नेचुरल जो सैंड्स होती है वो आपकी महंगी पड़ती है और इसकी कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा ये जो माइनिंग है जो नेचुरल सैंड्स की जो माइनिंग करनी होती है तो वह उसको रिड्यूस कर देगी, क्योंकि ये जो माइनिंग करते हैं हम नेचुरल सैंड्स की तो ये एक नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डालती है हमारे एनवायरमेंट पे।
साथ ही साथ ये रिड्यूस करेगी अमाउंट ऑफ जो वाटर रिक्वायर्ड होता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, उसको भी रिड्यूस करेगी। साथ ही साथ ये रिक्वायर करेगी कि एक तरीके से जो इसमें ज़रूरत भी नहीं होती कि जो इसको लगाने से पहले इसको धोया जाए, जबकि जो नेचुरल सैंड होती है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको वॉश करना पड़ता है इसको लगाने से पहले। इसके अलावा ये हेल्प करेगी मेंटेनिंग द वाटर टेबल के लिए। साथ ही साथ इसको जो सैंड है इसको क्लासिफाइड किया जाता है माइनर मिनरल्स के रूप में। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सैंड होती है वह माइनर मिनरल्स के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। किसके अंतर्गत? जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, तो उसके अंतर्गत इसको माइनर मिनरल्स के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है स्टेट गवर्नमेंट के, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन की, तो ये है एम सैंड और ये आपकी रिवर सैंड है, जिसके अंतर्गत अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें तो ये जो एम सैंड्स होती है हाई कंक्रीट स्ट्रेंथ इसकी होती है कंपेयर टू द रिवर सैंड, जबकि जो रिवर सैंड होती है उसकी लो कंक्रीट स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा इसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं एम सैंड्स के अंतर्गत वे क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, जो कि एक तरीके से इसका जो बॉन्ड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, जबकि जो रिवर सैंड होती है उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसके अलावा इसमें जो आपकी एम सैंड्स होती है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स होती है उसमें जो सिल्ट का जो कंटेंट होता है वह 0 होता है, जबकि इसके अंतर्गत जो नेचुरल सैंड होती है उसके अंतर्गत सिल्ट का कंटेंट लगभग 3 से 20% तक होता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है उसको हम बेटर क्वालिटी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि ये जो नेचुरल जो रिवर सैंड है ये इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते इसकी क्वालिटी पे, क्योंकि ये नेचुरली ये आपकी पाई जाती है और इसको डिफरेंट सिल्ट कंटेंट में ये डिफरेंट रिवर बैंड्स के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत इसकी क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग सैंड से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे और ये आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।